Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. इस वीक हम शुरू करने वाले हैं यूपीपीएससी के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की प्रिपरेशन। एंड वो शुरू करने से पहले आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि क्या हमारी करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए रियल चैलेंजेस हैं और क्या हमारा स्टडी प्लान या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का प्लान क्या होने वाला है इस चैनल पे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। सीधा डायरेक्टली अगर हम जंप करेंगे प्रिपरेशन पे, सिलेबस पे जंप कर जाएंगे तो हो सकता है हम अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी मिस कर दें। पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेके आएँ एंड देन हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। एंड इसीलिए ये आज की वीडियो आपके काम आने वाली है। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट कि हम यहाँ पे आज क्या देखेंगे। करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, रियल चैलेंजेस क्या हैं हमारे एग्ज़ाम के, और कैसे हम इस यूट्यूब चैनल पे स्टडी करने वाले हैं इस परीक्षा के बारे में। सो लेट्स सी। हमने करेक्ट अप्रोच की बात की तो अभी तक मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी एक रॉन्ग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट अलाइनमेंट में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग का थॉट प्रोसेस जो है वही अगर गलत डायरेक्शन में जाएगा तो आप उस थॉट को लेके टिल द एग्ज़ाम की डेट आप पजल रहेंगे उसी थॉट के साथ। तो सबसे पहले हमें उन थॉट्स को टैकल करना बहुत ज़रूरी है जो कि काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन या रॉन्ग इरेशनल थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि अभी तक स्टूडेंट्स क्या क्या रॉन्ग अप्रोचेस या क्या क्या मिसकंसेप्शन या मिस थॉट्स अपने दिमाग में ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट दोज। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी उसके लिए रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि हमें किस चीज़ को करेक्ट करना है। सो सबसे पहले जो रॉन्ग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये कि वो बार बार ही ऐसी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, पुराना सिलेबस नया सिलेबस, ठीक है। इससे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। आई एम श्योर कि आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे भी जो कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही अप्रोच लेके चल रहे हैं कि बार बार वो हर जगह यही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, नया सिलेबस, पुराना सिलेबस, राइट। सो ये है यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन की तरह। पुराना सिलेबस बोल रहे हैं, नया सिलेबस बोल रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है स्टूडेंट्स के दिमाग में। एंड अब तो सिलेबस को आए हुए मोर देन अ वीक हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी तक भी उनकी जो अप्रोच है, जो इस चीज़ को लेने का, प्रिपरेशन करने का तरीका है, वो यही टर्म्स अभी तक यूज़ कर रहे हैं। अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए हैं कि हमारा सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस क्या है। स्टिल दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नया सिलेबस, पुराना सिलेबस, ठीक है। इसको हम करेक्ट करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं और क्या क्या रॉन्ग अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या क्या रॉन्ग फॉलो कर रहे हैं। एक और जो टर्म वो यूज़ कर रहे हैं सिलेबस के नाम पे, वो यूज़ कर रहे हैं बार बार हेल्थ साइंस, ठीक है। हेल्थ साइंस का पेपर, हेल्थ साइंस का पेपर, ठीक है। एक तो वो कह रहे हैं जीएस का पेपर और दूसरा कह रहे हैं हेल्थ साइंस का पेपर, ठीक है। हेल्थ साइंस, ओके। पेपर 2 के लिए ये वर्ड यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सभी यूज़ कर रहे हैं, बट किसी ना किसी की कोई ना कोई कॉमन प्रॉब्लम इनमें से मिल जाएगी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और जब से सिलेबस आया है, सिलेबस को देख के बच्चों को लग रहा है कि बहुत कम टाइम है हमारे पास, देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम, ठीक है। तो ये भी उनके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वेरी लेस टाइम, वेरी लेस टाइम, ठीक। और क्या चीज़ है जो कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी उसी थॉट्स में स्टूडेंट्स का दिमाग जा रहा है, ये कि उनको 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। हैव टू प्रिपेयर फॉर 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
हैव टू प्रिपेयर फॉर 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, मुझे तो अभी तक ये सारे आइडियाज़, ये सारे थॉट्स जो हैं वो लगे हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। ठीक है, एंड मैं नहीं चाहती कि हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स इनमें से किसी भी एक थॉट के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, इसलिए आज ये वीडियो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एंड आपकी ये बहुत काम आने वाली है। ओके, सो आई एम श्योर कि आप में से किसी ना किसी का कोई ना कोई एक थॉट तो इसके साथ मैच हो रहा होगा, है ना। एंड अगर आप इन सारे थॉट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो ये थॉट्स आपके एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं होंगे दिमाग से। सो फर्स्ट, और ये सारे के सारे आपके जो हैं मिसअलाइंड थॉट्स हैं, दैट आई एम श्योर। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी हम इन सारे थॉट्स को एक एक करके ब्रेक करेंगे, इनकी करेक्ट अप्रोच हम अलाइन करेंगे एंड तभी हम आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, सो अब इनकी करेक्ट अप्रोच क्या है। अब हो क्या रहा है कि इन चीज़ों ने स्टूडेंट्स के दिमाग को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है कि अगर उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर भी दी है तो भी उनके अंदर वो श्योरिटी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपनी प्रिपरेशन को लेके कि क्या हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। दे आर अल्टीमेटली कन्फ्यूज्ड होंगी। ठीक है, जब हम इनको टैकल कर लेंगे तब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो देयर विल बी फ्रेश कॉन्फिडेंस इन यू। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, पहला मिसकंसेप्शन, पुराना सिलेबस नया सिलेबस। ये टर्म्स कहाँ से आ रही हैं? पुराना सिलेबस, नया सिलेबस। क्या यूपीपीएससी ने आपको कुछ सिलेबस पहले दिया था जो आप किसी सिलेबस को पुराना सिलेबस कह रहे हैं? नहीं, दिसंबर में आई थिंक इसके फॉर्म्स निकले थे, दिसंबर 2025 में आपने भरने शुरू किए होंगे। उसके बाद से अब जाके अप्रैल में इन्होंने अपना सिलेबस रिलीज़ किया है। ठीक है, पुराना सिलेबस, सो कॉल्ड पुराना सिलेबस, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कोई 20 साल पहले कोई एग्ज़ाम हुआ था उसको वो कंसिडर कर रहे हैं एज अ पुराना सिलेबस। आप 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए ज़रा सोच के देखिए, 20 साल का गैप क्या चीज़ होती है? क्या 20 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया होता? इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ सोशल लाइफ, क्या कोई प्रोग्रेस नहीं होती? क्या कोई चेंज नहीं आया होता? एंड क्या आपने वो एग्ज़ाम देखा था? मैंने पर्सनली अपने चैनल पे इस 20 साल पुराने किसी भी एग्ज़ाम की कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था उसको वेरीफाई करने का कि कोई 20 साल पहले ऐसा एग्ज़ाम हुआ था या वॉटएवर। ठीक है, एंड इन केस 1% के लिए अगर हम मान भी ले कि हुआ भी था, तो क्या वो 20 साल का गैप आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि इट इज़ नॉट समथिंग टू बी कंसिडर्ड? हमारे एजुकेशन में भी कितने बदलाव होते हैं, कितने साल में तो सिलेबस चेंज हो जाता है बच्चों का, है ना। सो कंसिडरिंग दैट एज रेफरेंस पॉइंट कि ये पुराना सिलेबस है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं एंड वहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ने ऐसा किया एंड जैसे ही यूपीपीएससी ने सिलेबस रिलीज़ कर दिया तो अभी भी वो उस पुराने सिलेबस को ही रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं एंड जो यूपीपीएससी ने एक्चुअल सिलेबस रिलीज़ किया है उसको बोल रहे हैं नया सिलेबस। यानी कि अभी तक आपका ये वहम नहीं गया है कि वो कोई सिलेबस नहीं था जिसको आप कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है किसी के एक्सपीरियंस के वजह से आपने उस सिलेबस को मान लिया हो कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स हो सकते हैं, बट दैट वाज नॉट अ सिलेबस, नॉट अ ऑफिशियल सिलेबस फॉर यू। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस वो है जो अप्रैल में रिलीज़ हुआ है, तो पुराना सिलेबस जैसा कुछ नहीं है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, उसको रेफरेंस पॉइंट मत मानो एंड उससे कंपेयर करके सिलेबस को नया सिलेबस मत बोलो। ठीक है, आपके पास आपका सिलेबस आप है सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, आप ये ऑफिशियल सिलेबस को सिलेबस बोलो, उसको नया सिलेबस, पुराना सिलेबस, डिफरेंस क्या है सिलेबस में वो कंसिडर मत करो। हो सकता है आपने अपनी तैयारी पहले शुरू कर दी हो इस सो कॉल्ड पुराने सिलेबस को मान के कुछ रेफरेंस पॉइंट, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी मैच भी कर जाएं इस नए वाले सिलेबस से, तो आप उसको एज अ पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर करो, एज अ बोनस पॉइंट कंसिडर करो कि ठीक है आपने ये चीज़ पहले प्रिपेयर कर रखी है, यू नो दिस टॉपिक। ठीक है, बट उसको ऐसे सिलेबस की तरह से उसको लेके कंफ्यूज मत हो। ठीक है, उसको अभी भी कंसिडर
अगर आप कर रहे हो तो आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो उद्देश्य है यहाँ पे वो है ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, हमारे चैनल पे जब भी हम बात करेंगे हम सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे, जो यूपीपीएससी द्वारा रिलीज़ किया गया है, जो अप्रैल में रिलीज़ हुआ है। ये सिलेबस ना तो नया सिलेबस है ना तो ये पुराना सिलेबस है, इट इज़ द सिलेबस फॉर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2026, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। एंड हमारे चैनल पे आप यही नॉमेनक्लेचर देखेंगे सिलेबस का, इसके अलावा ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब अभी तक स्टूडेंट क्या तैयारी कर रहे थे, हेल्थ साइंस एंड जीएस। सेकेंड पेपर को वो हेल्थ साइंस लेके चल रहे हैं एंड अभी भी वो उन टॉपिक्स को हेल्थ साइंस करके बोल रहे हैं। ठीक है, इन अ वे अगर आप ऊपर से देखें तो कोई इसमें एज सच कुछ रॉन्ग नहीं है ये चीज़ कि ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड हैं आपके टॉपिक्स, हेल्थ साइंस से रिलेटेड हैं टॉपिक, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको अलाइन करूँ मैं आपको सही डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पेपर है उसका नाम है सोशल साइंस। ठीक, तो हेल्थ साइंस से दिमाग में ज़्यादातर ये आएगा कि हमें सिर्फ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स करने हैं, लेकिन नहीं, आपके सिलेबस में है सोशल साइंस, जिसमें आपको हेल्थ रिलेटेड तो करने ही हैं, साथ में आपको पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए, आपको सोशल लाइफ का पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक कंडीशंस पता होनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम सोशल साइंस बोलते हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हमारे कंसीडर होते हैं, लेकिन जब हम हेल्थ साइंस बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी संकीर्ण हो जाती है ना, कम हो जाती है कि सिर्फ हेल्थ की डायरेक्शन में हमें जाना है। नहीं, यहाँ पे आपको सोशल साइंस की डायरेक्शन में जाना है। बेसिकली हेल्थ इज़ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्रोच फॉलो करेंगे जो कि हमारी ऑफिशियल सिलेबस में दी हुई है, विच इज़ सोशल साइंस फॉर पेपर 2, नॉट हेल्थ साइंस। ठीक है, एंड जो भी हमारे टॉपिक दिए हुए हैं, लाइक जो 8 टॉपिक्स आपके हैं, हम उनको वैसे ही रेफ़र करेंगे। उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड या कुछ अपने रेफरेंस उठा के 20 साल पुराना वो वर्ड्स हम नहीं यूज़ करेंगे। हम स्टिक रहेंगे बिल्कुल आपके जो सिलेबस में दिया गया है, दैट्स इट। अब इन्होंने यूपीपीएससी ने इतना समय लगा के, इतना सोच के, इतना कैटेगराइज करके सिलेबस बनाया है, तो कुछ ना कुछ उनका थॉट प्रोसेस रहा होगा ना उसके पीछे। ओके, सो हियर वी विल कंसिडर सोशल साइंस एज पेपर 2 एंड नॉट हेल्थ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी लेस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सिलेबस इतना लेट रिलीज़ हुआ है ना, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म तो बहुत पहले भर दिए थे और अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट लग रहा है। जीएस के पेपर में भी काफ़ी टॉपिक्स हैं एंड देन सोशल साइंस वाले पेपर में पार्ट 2 में भी काफ़ी टॉपिक्स हैं। तो एट फर्स्ट ग्लांस अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि पेपर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि टॉपिक्स उन्होंने अलग अलग करके बांटे हैं, लेकिन हर एक टॉपिक में जो है उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से दिया है कि आपको बस इतना ही सिलेबस पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऐसे वास्ट नहीं है। और आपको कहीं पे भी उन्होंने ऐसे ओपन एंडेड नहीं छोड़ा है किसी भी टॉपिक में कि कितना भी पढ़ लो टाइप करके, है ना। उन्होंने बहुत ही टू द पॉइंट अपने टॉपिक्स दिए हैं। तो यहाँ टाइम को लेके मैं ये बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है और ऐसा भी नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक आपके लिए ऑप्टिमम टाइम है। 5 months इज़ फाइन फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई मेंस की तैयारी नहीं करनी, दिस इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। ठीक है, एंड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपके लिए ये टाइम जो है ऑप्टिमम टाइम है। ऑप्टिमम टाइम क्या होता है कि वो टाइम परफेक्ट कि जिसमें कि आपकी जो तैयारी है वो सबसे अच्छी हो सकती है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल जाता ना तो बिलीव मी आप इतना रिलैक्स हो जाते 1-2 क्लास लेने के बाद, जब आपको लगता है कि यार टॉपिक्स छोटे छोटे हैं ये सब है, तो आप इतना रिलैक्स हो जाते कि आप तैयारी को बीच में हो सकता है छोड़ भी सकते थे, ढीली कर देते तैयारी को। लेकिन ये यहाँ पे आपका इतना अच्छा टाइम है, 5 महीने का इतना ऑप्टिमम टाइम है कि ये आपको बिल्कुल फोकस्ड रखेगा ये टाइम, एंड आप अपनी तैयारी पे जो है पूरा कंसंट्रेट होके इसको दे सकते हैं। सो आई कंसिडर इट एज ऑप्टिमम टाइम। ठीक है,
ऑप्टिमम टाइम क्या होता है? किसी भी चीज़ को फ्रूटफुल होने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो उसका ऑप्टिमम टाइम होता है। तो बिलीव मी, दिस इज़ योर ऑप्टिमम टाइम। इतने टाइम में अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इट इज़ रियली गुड, ठीक है। ना तो ये टाइम कम है और ना ही ये बहुत ज़्यादा है। एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम आप अपने दिन में से निकाल के इस एग्ज़ाम में दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं एंड आराम से इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? हैव टू प्रिपेयर फॉर 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि हमें 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है। देखो ये अप्रोच जो है ये बहुत ही भयानक अप्रोच है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपने सबने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, ठीक है, एंड उसमें जो पूरी 8 जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो एक तरीके से उन्होंने जो भी मास्टर डिग्री की स्ट्रीम जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखी थी वो उन्होंने उसके हेडिंग दे दिए हैं, है ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे वो देख के ऐसा लग रहा है कि ओ अब हमें तो दूसरी मास्टर्स ही करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो तरीका है सोचने का, ये बहुत ही फियरफुल तरीका है रियली, एंड ये बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर क्रिएट करेगा दिमाग में, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको पूरी डिग्री करनी है उसमें। अगेन उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं, उसमें प्रिसाइज टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। एंड वो उन्होंने क्यों दिए हैं, इन 8 सब्जेक्ट्स को उन्होंने क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि यहाँ पे वो आपको देख रहे हैं एज अ सूटेबल कैंडिडेट जो कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पे आ सके, ठीक है। उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए है, तो उस कैंडिडेट में कुछ ना कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए जिसके आधार पे वो फिल्टर आउट कर सके आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है। ये उनका मकसद है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हम 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें यहाँ ये सोचना है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक एग्ज़ाम के लिए विच इज़ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ठीक है। आप उस एग्ज़ाम को कंसिडर करो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 एग्ज़ाम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। डोंट कंसिडर दैम एज 8 सब्जेक्ट्स और 8 स्ट्रीम्स, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ सोशल साइंस, नो। जस्ट कीप इन माइंड कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ओके। यहाँ पे आप कोई 8 अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए या अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। सो यहाँ पे आपकी थॉट अप्रोच क्या होनी चाहिए? हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 एग्ज़ाम, हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 एग्ज़ाम। अगर वो इन्हीं 8 सब्जेक्ट्स के टॉपिक को ऊपर से हेडिंग हटा देते और सारे टॉपिक्स वैसे लिस्ट डाउन कर देते कि सोशल साइंस में ये टॉपिक्स करने हैं, तब भी तो आपको लगता कि हाँ भाई ठीक है, सोशल साइंस का जो पेपर है वो इतना ही है। लेकिन इन्होंने अब डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो इससे आपको ही आसानी है कि एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि वो तो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उसकी भी कोई आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 एग्ज़ाम, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये सारी जो थी ये अभी तक की रॉन्ग अप्रोचेस थी। ये हमारे चैनल पे बिल्कुल भी इनमें से कोई भी टर्म हम जो है इस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे। हमारे चैनल पे जो हम सिलेबस प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे उससे पहले ही मैं आपको बता दूँ कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, क्या क्या टर्म्स यूज़ करेंगे। कि ये है हमारा ऑफिशियल सिलेबस, सेकंड पेपर है हमारा सोशल साइंस का, हमारे पास टाइम है ऑप्टिमम टाइम, बेस्ट टाइम है जिसको हमें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। और हमारा जो मकसद है, हमारा जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो है एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ये जो भी हम पढ़ेंगे, ये सारी जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, ये उसी एग्ज़ाम की तरफ केंद्रित है, ठीक है। सो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है इस चैनल पे, ओके। सो यू कैन सी दिस, एंड ये जो भी कंसेप्ट अभी तक चल रहा था, हम इनमें से कुछ नहीं फॉलो करेंगे। हमारे लिए कोई पुराना नया सिलेबस नहीं है, ना हमारा पेपर 2 हेल्थ साइंस का है, ना ही हमारे पास टाइम कम है, और ना ही हमें 8 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है। ये इतने फियरफुल थॉट्स जो है हम अपने चैनल पे लेके नहीं चलेंगे। एंड मेरी यही आप लोगों को सजेशन है कि आप इसी तरीके से अप्रोच को रखें अगर आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है करेक्ट अप्रोच का जो हम फॉलो करने वाले हैं।
नेक्स्ट मैंने बताया था क्या करेंगे हम, रियल चैलेंज। ठीक है, अब हमने ये जो भी हमारे दिमाग में चल रहा था परेशानी है ना, कुछ फियर, उसको तो हमने करेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इजी लग रहा होगा है ना कि हाँ ठीक है भाई, अब अप्रोच थोड़ी सी हमारी सही डायरेक्शन में आई है, थोड़ा सा फियर कम हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब हमारे पास कोई चैलेंज ही नहीं है इस एग्ज़ाम में? इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो चैलेंज तो होंगे है ना। अब हो क्या रहा था ना कि स्टूडेंट्स रियल चैलेंज की तरफ तो फोकस कर ही नहीं पा रहे थे, वो इसी में एंटेंगल होके रह रहे थे। अब हम बात करेंगे रियल चैलेंजेस की। देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतरो, ठीक है, किसी भी वॉर में उतरो, चैलेंजेस तो रहेंगे ही, चाहे आप कितने ही योद्धा क्यों ना हो, है ना। सो चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर एंड इट इज़ रियली गुड कि आप चैलेंजेस को, रिस्क को कंसीडर करें, उनको फिर तभी हम ओवरकम कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि क्या है रियल चैलेंज। अगर रियल चैलेंज हम उनको मान रहे थे जो कि हमारी रॉन्ग अप्रोच थी, मिसकंसेप्शन थे, तो वो तो आपके ठीक सिर्फ थॉट प्रोसेस को ठीक करने से ही हो जाएंगे। ठीक, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे रियल चैलेंजेस की, जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा था ड्यू टू दोज आइडियाज़। रियल चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको मास कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड सीट्स, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। हर किसी को ये है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होना एंड सिलेक्शन होना, इसका क्या रिलेशन है? इट इज़ नॉट रिलेटेड, है ना। आप चाहे कहीं से भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि हर बैच में से जो, अगर मैं भी, मेरे सामने अगर कुछ बच्चे पढ़ेंगे तो आई विल नॉट से कि आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा जितनी की सीट्स हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम कितने बड़े किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, सो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा कॉम्पिटिशन एंड सीट्स। ठीक है, कितनी सीट्स हैं? 2 to 1, 221 सीट्स हैं। ठीक है, अब इससे तो ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होंगे हर एक इंस्टीट्यूट पे या हर एक चैनल पे, राइट। तो क्या उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नो। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, नो मैटर जस्ट दिस स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है। एंड यही रीज़न होता है कि एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ़िल्टर आउट करने होते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, हमारे कंट्री में क्या है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास सीट्स होती हैं कम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी बच्चे अगर जो फ़िल्टर आउट हो गए हैं वो कैपेबल नहीं थे, ऐसा नहीं है। दे वर ऑल्सो कैपेबल, ठीक है, उनकी भी नॉलेज बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ कि सीट्स हमारे पास कम हैं, इसलिए क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमें फ़िल्टर आउट करना पड़ता है। एंड वो फ़िल्टर आउट करने के लिए ही आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, वो रखे जाते हैं। अगर तो हमारी पॉपुलेशन कम होती, कैंडिडेट्स कम होते और हमारे पास सीट्स होती कुछ गुड नंबर ऑफ, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होते हमारी कंट्री में। ठीक है, यहाँ पे आपके जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, जैसे आपकी मास्टर डिग्री हो गई, बैचलर डिग्री हो गई, उसके बेसिस पे एंड देन एक आधा इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शंस हो जाते। लेकिन चैलेंज क्या है कि हमारे देश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये एप्लीकेबल है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो सिर्फ ये अप्रोच, ये चीज़ आपको सिर्फ यहाँ ध्यान नहीं रखनी है, ये आपको हर जगह ध्यान रखनी है। एंड जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कुछ कमी थी या उनके तैयारी में कहीं कमी रह गई। नो, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, आप एक एक नंबर पर देखिए कितने कितने स्टूडेंट्स आएंगे, है ना। सो एंड आई होप ये चीज़ आपको पता भी होगी, आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग न्यू, लेकिन ये चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम फेक मोटिवेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है एंड चैलेंज हम किसी और चीज़ को बना लेते हैं, उसकी वजह से हमारी तैयारी में ज़रूर कमी रह जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप करेक्ट अप्रोच के साथ अगर तैयारी करेंगे
तो ऑफ कोर्स आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे एंड आपकी जो नॉलेज होगी वो भी आपके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह रहेगी। अगर ये नहीं तो किसी और इंटरव्यू में तो आप क्लियर कर ही जाएंगे, राइट। कोशिश ये करना कि हम जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो। ओके, सो हमारे पास रियल चैलेंज क्या है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीट्स यहाँ पे सिर्फ 2 to 1 हैं, ठीक है। नो मैटर कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 221 से तो ज़्यादा ही बैठेंगे राइट। तो दिस इज़ द मेन चैलेंज एंड दिस इज़ द रियल चैलेंज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। और क्या है, और है वेरिड सिलेबस, ठीक है। अब हमने सिलेबस की बात पीछे भी की, वो हमारी जो रॉन्ग अप्रोच थी वो मैंने बताई। यहाँ वेरिड सिलेबस का मतलब क्या है कि सिलेबस जो है वो आपके डिफरेंट एरियाज़ से है, ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज़ हो सकती है शायद किसी एक एरिया में हो, ओके। तो उस सिलेबस को सर्च करना एंड करेक्ट तरीके से फाइंड आउट करना कि ओके इस टॉपिक से कितना पार्ट मिलता है, क्या क्या मुझे इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है, वो एक रियल चैलेंज है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर आपने सही क्लास, सही टीचर ज्वाइन किया है तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम टीचर का है, आपको सही तरीके से सही चीज़, सही कंटेंट प्रोवाइड कराना, पढ़ाना, ठीक है। सो दिस कुड बी अ रियल चैलेंज बट दिस इज़ मोस्टली फॉर द टीचर। आपको अगर सही टीचर मिला, अगर आप पर्सनल तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, टीचर के साथ अगर आप डिपेंडेंट हैं थोड़ा बहुत, तो ये चैलेंज मेनली अप्लाई होता है टीचर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं चैलेंजेस बता रही हूँ सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं। ये चैलेंजेस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उतने ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमने पहले बात की थी कि टाइम हमारे पास ऑप्टिमम टाइम है, ठीक है। वो ऑप्टिमम टाइम कब होगा, जब हम उस टाइम को सही से मैनेज करेंगे एंड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं हमें अपने तैयारी के दौरान नहीं होनी है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल में इंगेज रहना या फालतू की इधर उधर बातों में इंगेज रहना, नो। अगर आप इस एग्ज़ाम रिलेटेड गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे कि हमने जो रॉन्ग अप्रोचेज़ में देखे थे कुछ पॉइंट्स, वो आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में, ठीक है। सो जस्ट रिमूव दोज थिंग्स। टाइम मैनेजमेंट ये आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से देखिए, आप खुद से ये टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट अपने लिए बना पाएंगे कि अगर आप वर्किंग हैं या आप कुछ और भी दिन में काम करते हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं या वॉट एवर इज़ देयर, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत टाइम कैसे किस हिसाब से आप डिवोट करेंगे इस स्टडी को, वो आप टाइम ठीक से मैनेज करिए, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट और क्या सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड प्रेशर। ये हर एग्ज़ाम का होता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्वाभाविक सी बात है। एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है। ये एग्ज़ाम वर्ड ही इनफ है स्ट्रेस देने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना। कोई भी एग्ज़ाम होता है हमें लगता है कि बस हमें टेस्ट किया जाएगा, हमारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस एंड प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब इसको टैकल करने का तरीका यही है कि आप तैयारी अपनी करें, तो वो तैयारी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर से, ठीक है। एंड साथ के साथ आप थोड़ा बहुत हेल्थ पे भी ध्यान दें, ये नहीं कि सिर्फ कमरे में बैठ कर तैयारी ही कर रहे हैं, थोड़ा वॉक वगैरह करें, थोड़ी ब्रीदिंग वगैरह की एक्सरसाइज दिन में इन्वॉल्व करें, है ना। एंड बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं होना है। इन केस अगर आपको कोई इसमें ज़्यादा स्ट्रेस या प्रेशर आता है तो वो आप कमेंट्स में किसी चीज़ में आप मेंशन भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियो ऑन दैट, ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग का फेज़ है, तो अभी उतना प्रेशर या स्ट्रेस एग्ज़ाम का नहीं आएगा, ये थोड़ा सा एग्ज़ाम अप्रोच करेगा या मिड के आसपास आपको ये स्ट्रेस आना शुरू होगा, ठीक है। एंड अभी
टाइम है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा अच्छा आता जाएगा, ठीक है। एंड ये इसीलिए कोशिश करना कि आप सिलेबस वाइज जो है अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मेरा इतना कवर हो गया है। आपको अपना स्टेटस पता होना चाहिए, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा एंड उसी से स्ट्रेस और प्रेशर जो है कम होगा एग्ज़ाम का, ओके। एंड क्लासेस लेंगे तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे जो कि रियल चैलेंजेस हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रियल चैलेंजेस लगते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम के दौरान और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान ये रियल चैलेंजेस रहते हैं हमारे, ठीक है, कि कंपटीशन बड़ा होता है, ह्यूज कंपटीशन होता है, सीट्स हमारी कम होती हैं, ठीक है, वेरिड सिलेबस बहुत हमारा फैला हुआ होता है, ठीक है। तो उसको कहाँ से कितना कंटेंट हमें स्टडी करना है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते ही चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे हमें स्टॉप करना है, राइट। एंड देन टाइम मैनेजमेंट करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना और एग्ज़ाम के स्ट्रेस एंड प्रेशर को टैकल करना, ठीक है। ये हमारे रियल चैलेंजेस हैं और इन सब चैलेंजेस पे हम ऑफ कोर्स अपनी क्लासेस में भी पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। आप भी पर्सनल लेवल पे इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ओके। सो हमने करेक्ट अप्रोचेस देख ली, हमने रियल चैलेंजेस देख लिए। अब हम देखेंगे कि इस चैनल पे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लान देखते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लान, ओके। सो एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले जो हमारी करेक्ट अप्रोच वाला फर्स्ट पॉइंट था, सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस, वो आपके पास होना चाहिए। कोई भी क्लास आप कहीं से भी लो, खुद से पढ़ो, कैसे भी करो, आपके पास ऑफिशियल सिलेबस की कॉपी होनी ही होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, सिलेबस डाउनलोड करके रखो एंड हो सके तो बेस्ट है उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास रखो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका डाउनलोड सिलेबस। ये हर उस स्टूडेंट के पास होना चाहिए जो कि एग्ज़ाम दे रहा है, ओके। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बनाई हुई है कि कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपने वो देख लिया तो अच्छा है, अदरवाइज़ मैं यहाँ भी बता देती हूँ। आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको होम पेज पे जाना है, जो मेन पेज होता है, ठीक है। होम पेज पे जो टैब्स दिए होते हैं उसमें एक टैब मिलेगा आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर का, ठीक है, कैंडिडेट्स कॉर्नर करके। उस टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे इसके नीचे खुल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाके आपको मिलेगा डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन, ओके। डाउनलोड सिलेबस के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उनका वो सेक्शन खुल जाएगा जहाँ पे इन्होंने सिलेबस रखे होते हैं सबके। तो वहाँ पे आप ऊपर से देखेंगे दूसरा ही सिलेबस होगा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसका प्रिंट आउट भी आप लेके अपने पास रखना एग्ज़ाम तक तो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये क्लासेस शुरू होने से पहले ही ये काम आपको सबसे पहले करना है, सिलेबस अपने पास रखो, ठीक है, सिक्योर करके। तभी आपको पता चलेगा, तभी आप अपनी खुद की प्रोग्रेस जो है नोट कर पाओगे, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप जो कि आपको करना है, आप सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सेकंड स्टेप है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे आपके पेपर 2 की तैयारी करेंगे पूरी, ठीक है। सो पार्ट 2 सोशल साइंस जो है वो यहाँ पे आपको YouTube पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊँगी आपको वो, ओके। सो ये रहेगा आपका YouTube पे, पब्लिक रहेगा, ओके। कोई इसके चार्जेस नहीं हैं, फ्री वीडियोस रहेंगी। ऑल द वीडियोस विल बी पब्लिक। मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी भी है, तो वहाँ पे हम ये सारी वीडियोस जो हैं रिकॉर्ड करके बना के मैं डाल दिया करूँगी, वहाँ से आप इनको
स्टडी कर सकते हैं। पब्लिकली फ्री वीडियोज़ हैं ये, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। एंड ये कैसे रहेंगी ये वीडियोज़, इनको हम कैसे पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे थ्योरी क्लासेस के रूप में एंड एमसीक्यूज़ जो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, एमसीक्यूज़ की क्लास ऐसे, ठीक है। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जैसे जो 8 आपके यूनिट्स दिए हुए हैं पार्ट 2 में सोशल साइंस में, तो पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे एंड देन हम उसके एमसीक्यूज़ की क्लास करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है मैं फॉलो करने वाली हूँ आपका सिलेबस, ओके। इस सिलेबस से अंदर बाहर के कोई टॉपिक, मतलब बाहर का टॉपिक कोई यूज़ नहीं होगा, अंदर के ही टॉपिक यूज़ होंगे, ओके। सो स्ट्रिक्टली जो सिलेबस में मैं आपको दिखा के ही पढ़ाऊँगी कि ठीक है आज ये टॉपिक कर रहे हैं हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया, आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। दिस विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन ऑल्सो। ये होगा आपका रियल कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, नॉट द फेक वन, ठीक है। तो हम स्ट्रिक्टली टॉपिक वाइज जो है सिलेबस को कवर करेंगे यहाँ पे थ्योरी क्लासेस एंड एमसीक्यू क्लासेस के रूप में, ठीक है। कोशिश रहेगी कि एमसीक्यू क्लासेस की जो क्लास है वो मैं लाइव लूँ, ठीक है। तो आप भी ट्राई करना कि ज्वाइन करने की कोशिश करना लाइव क्लासेस एंड ओके। अब अगर मैं मीडियम की बात करूँ यहाँ पे कि किस मीडियम में क्लासेस यहाँ पे होंगी, तो मीडियम यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम का तो हिंदी एंड इंग्लिश अलग अलग मीडियम आएगा, राइट। बाइलिंगुअल ये पेपर होगा, हिंदी मीडियम में भी आएगा, इंग्लिश मीडियम में भी आएगा। तो क्लासेस यहाँ पे मैं जो दूंगी वो मैं आपको जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश में मैं ऐसे बोलूँगी, आपको समझाऊँगी कंसेप्ट्स। एंड बोर्ड पे जो मैं लिखूँगी वो मैं इंग्लिश में लिखूँगी, ठीक है। जो भी नोट्स वगैरह बोर्ड पे जो मैं लिखूँगी वो इंग्लिश में लिखूँगी। तो ये मेरा अभी तक का आइडिया है। इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं चैनल पे जो कि ये बोलते हैं कि प्लीज़ हमें हिंदी में लिख के दो बोर्ड पे, ठीक है, तो उनके लिए जो है हिंदी मीडियम वाली क्लास फिर अलग से होगी। यहाँ पे मैं मिक्स नहीं करूँगी कि मैं इंग्लिश में भी लिखूँ और फिर हिंदी में भी लिखूँ सेम चीज़, तो वो मैं यहाँ मिक्स नहीं करूँगी, ठीक है। स्टार्टिंग की मेरी अप्रोच इंग्लिश लिखने की होगी, बोलूँगी मैं इसी लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश में जैसे अभी बोल रही हूँ मैं, बोलने का मेरा यही तरीका रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ ऐसे मैं इंग्लिश में लिखूँगी, ठीक है। स्टार्टिंग मैं इसी से करूँगी, इस वीक में ही हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी, ओके। तो स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं हिंदी मीडियम वाले, उनकी ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमें हिंदी में लिख के दो, तो मैं हिंदी का अलग से जो है वीडियोस अलग से बनाऊंगी उसकी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप ये अपनी चीज़ बता सकते हैं, ओके। मैंने यहाँ बता दिया कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी। आपकी रिक्वेस्ट आने पे हिंदी मीडियम को इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि लाइक हिंदी के कितने होंगे, तो दैट्स वाई मेरी अप्रोच यहाँ पे इंग्लिश मीडियम को फॉलो करने की रहेगी, ओके। सो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि चैनल पे किस तरीके से क्लासेस होंगी। अब थर्ड चीज़ क्या है यहाँ पे, थर्ड क्या करना है आपको, क्या करना है आपको क्लास में अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक तो आपको सिलेबस डाउनलोड करके रखना है क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। अब जब मैंने क्लास आपको करा दी है, ठीक है, क्लास हो रही है, चल रही है, मैं आपको समझाऊंगी, तो समझाते समझाते मैं बोर्ड पे भी कुछ लिखूंगी, कुछ जैसे वर्बली भी बताऊंगी। तो जैसे स्टूडेंट्स क्लास में नोट्स लेते हैं, वो नोट्स आपको अपने खुद से लिखने हैं, खुद से बनाने हैं, ठीक है। एंड यही एक बेस्ट अप्रोच है कि आपको समझ आ रहा है तभी आप नोट्स बना पाएंगे, राइट। तो वो चीज़ आपकी और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। सो नोट्स बनाना क्लास में मत भूलना, ठीक है। टेक क्लास नोट्स, क्योंकि जब आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करेंगे ना तो वो चीज़ आपको और अच्छे से याद होगी, क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ ली एंड वही चीज़ आपने पढ़ी है जो आपने लिखी है, एंड फिर उसी चीज़ को आप रिवाइज करेंगे तो वो आपकी चीज़ अब लर्निंग को स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है। सो ये आपको करना है, टेक क्लास नोट्स एंड रिवाइज देम। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी रिवीजन एंड उसकी प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, बिलीव मी। अगर किसी ने 8 में से 6 यूनिट या 7 यूनिट भी किए हैं, लेकिन वो इतनी पक्की कर ली हैं कि उसकी इतनी रिवीजन की है एंड इतनी प्रैक्टिस की है
कि वो उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, तो दैट स्टूडेंट विल गेट मोर मार्क्स दैन द स्टूडेंट जिसने कि 8 यूनिट कंप्लीट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है लेकिन उतनी प्रैक्टिस और उतने वो नहीं रिवीजन नहीं किए, क्योंकि उसी में से अगर क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट पजल हो जाए, राइट। तो कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना और रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारी भी अप्रोच रहेगी क्लास में कि आपको इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में फोकस करके रखा जाए, ठीक। तो ये मेरी तरफ से था आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन का प्लान। अब जीएस की तैयारी हम यहाँ पे नहीं कराएंगे चैनल पे, एंड जीएस के लिए पर मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगी अपनी तरफ से कि आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जैसे कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं पिछले 1 साल के दौरान जो कि पीसीएस लेवल के ही एग्ज़ाम हैं जिनमें जीएस पूछा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं वेबसाइट पे, ठीक है। एंड यूपीपीएससी सिर्फ 1 ईयर के ही पेपर आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेंगे, 20 साल पुराने पेपर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो 1 साल के अंदर के जो भी पेपर हुए हैं 2025 से लेके अभी तक के जो पेपर हैं, तो जिस भी पेपर में जीएस आया है ना, एक बार वो जीएस वाले पेपर डाउनलोड करके गो थ्रू कर लो, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जीएस में यूपीपीएससी वाले जो हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसी उनकी अप्रोच रहती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरी तरफ से सजेशन है जीएस का। बाकी जीएस की यहाँ पे तैयारी मैं नहीं कराऊंगी आपको, मैं आपको पार्ट 2 ही कराने वाली हूँ सोशल साइंस का, ठीक है। ये हम अच्छे से कवर करेंगे एंड इसको जैसे मैंने बताया है वैसे मैं करूँगी कवर, एंड जो आपको सजेस्ट किया है वो अपना पार्ट आप करिएगा, ठीक है। इसी वीक में क्लास शुरू हो जाएगी, ओके। सो अगर आपको ये आज की क्लास समझ आई है, अच्छी लगी है, हमारी अप्रोच पसंद आई है एंड आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे ताकि सब इस प्रिपरेशन का पार्ट बन सकें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।